English is an easy subject, and so I scored 98 marks in my class 12th English without any kind of video coaching, training, etc. Just by self study and correct strategy. And so you can. तो हमने लेके आप सबको पता चल गया ओके, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंग्लिश में यू कैन अचीव 90-95 प्लस मार्क्स। एंड एक और डिस्क्लेमर मैं दे दूँ कि ये वीडियो उनके लिए है जो सच में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, नॉट जस्ट पास। ये पास होने के लिए इंग्लिश तो बहुत ही सब्जेक्ट है, तुम ना भी पढ़ के जाओ तभी तुम पास हो जाओगे अगर तुम्हें थोड़ा बहुत इंग्लिश सेंस होगी तुम्हें तो, वरना यू हैव टू स्टडी एट लास्ट, ठीक है। बाकी ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एंड अपना 100% देने को तैयार है। बिकॉज वीडियो को तब देखना जब तुम अपना 100% दे सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ देखने के लिए देख ली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ऑफ कोर्स। पहली चीज़ आती है कि अभी जैन 1 तारीख है आज, एंड जैन 30 तक अगर मैं अपने इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म करना है तो कैसे करना है, वो भी करेक्ट स्ट्रेटजी के साथ। तो सबसे पहले तुम्हें ये इंश्योर करना है कि 30 जनवरी आने से पहले पहले, जनवरी का साल ख़त्म, महीना ख़त्म होने से पहले पहले तुम्हारा सारा इंग्लिश का सिलेबस हो जाना चाहिए। और कैसे? हर चैप्टर 2 से 3 बार तुम मिनिमम पढ़ लो, 2 से 3 बार, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स मत देखो, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वो तुम्हारी गॉड है। ये ऑन लो कि कितना पीक टाइम होता है ये यूट्यूब पे भी, इतने सारा कंटेंट होता है कि हम लोग उस कंटेंट पर ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं देन आवर ओन रियल टेक्स्ट बुक्स। ये चीज़ नहीं करनी। अगर आपको कोई पोएम समझ में नहीं आती, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, सो व्हाट टू डू, यूट्यूब पे जाओ, पर उस वीडियो या उस पर्टिकुलर पोएम का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देखो, हिंदी में मत देखना। मैं प्लीज़ प्रेफर कर रही हूँ कि हिंदी में किसी भी पोएम या किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मत देखना, कि पेपर के टाइम में फिर तुम्हें वो हिंदी में याद आएगा, फिर तुम लिख नहीं पाओगे। इंग्लिश में देखोगे तो ये तो होगा कि पेपर के टाइम में तुम्हें जब क्वेश्चन आएगा तुम्हें थोड़ा बहुत तो क्लिक करेगा कि हाँ उसने ये लाइन बोली थी, तो मैं वो पर्टिकुलर लाइन लिख देता हूँ या लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये गलती होती है। हम लोगों को बाहर से वीडियो का थंबनेल बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये बढ़िया बनाया है इसने वीडियो, मुझे पूरा अच्छे से आ जाएगा, बट एट लास्ट टाइम हमारा ही कम होते जाता है। जिसने वीडियो ने उसका तो प्रॉफिट ही हुआ ना, बट हमारा लॉस होगा, तो ये ध्यान ज़रूर देना। मैं तो प्रिफर करती हूँ कि इंग्लिश के पेपर एक ऐसा पेपर जो तुम्हें टेक्स्ट बुक के अंदर से बाहर से कोई बना ही नहीं सकता, तो यूट्यूब वीडियो तो बेकार होता है। इंग्लिश कहीं और से पढ़ना ही नहीं होता। मैंने खुद क्या किया, बिकॉज मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक थी पहले से, मैंने पेपर से पहले कभी भी, मतलब मैंने सिर्फ पेपर से पहले ही पढ़ाई की इंग्लिश की। मैंने कभी भी ऐसे बीच में इंग्लिश पढ़ूँ, मैं ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पार्ट था एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जब प्री बोर्ड वगैरह होते थे तो उससे पहले मैं पेपर की रीडिंग बुक्स की रीडिंग लगा लेती थी एंड पेपर दे के आ जाती थी। सिंपल, नथिंग मच। 2 से 3 बार चैप्टर पढ़े हुए थे, अब 2 से 3 बार तुम स्टोरी पढ़ लोगे तो तुम्हारे दिमाग में रट जाती है वो चीज़ें, ठीक है। तभी मैंने कहा कि 2 से 3 बार तुम अच्छे से रीड कर लेना, तुम्हें चैप्टर में से पक्का कुछ ना कुछ आएगा। एंड उनके बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को घोंट के पी लो सिंपली, ठीक है। 2 से 3 बार तुम्हारा चैप्टर हो जाना चाहिए। एंड क्योंकि पेपर के टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा कि तुम वो 14-15 चैप्टर वापस से रीड करो, इसलिए अभी से जैसे जैसे तुम एक एक चैप्टर ख़त्म करते जा रहे हो, एक एक पेज अलॉट करो और इसमें उस चैप्टर का थीम, करेक्टर, और उस चैप्टर में क्या ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से वो चैप्टर बना है। जैसे कि कोई कोई चैप्टर होता है जिसमें किसकी डेथ हो गई, तो क्या उनसे करेक्टर है, थीम क्या है, इमोशनल है, ड्रामा है, एंड इवेंट क्या हुआ कि किसकी डेथ हुई है इसमें या किसका बर्थ हुआ है, जो भी इवेंट है वो लिखो। इससे क्या है, तुम्हारी शॉर्ट समरी प्रिपेयर हो जाएगी। पेपर के टाइम पे तुम बस उस समरी को देख लोगे, तुम्हें पूरा चैप्टर याद आ जाएगा अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें करनी है। पोएम्स की बात करते हैं। चैप्टर तो नॉर्मली अगर आप स्टोरी के फॉर्मेट में बहुत चैप्टर हैं जो आप स्टोरी की तरह पढ़ोगे तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएंगे। एंड इंग्लिश के स्टार्टिंग के चैप्टर तो बहुत ईजी है, ठीक है, चाहे वो 10th की हो 12th की हो। पोएम्स की बात करते हैं। पोएम्स से भी 5-5 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, एंड वो करना इंपॉर्टेंट होता ही है, ठीक है, क्योंकि एक आता है इसमें ऑप्शन के 2 पोएम में से 2 क्वेश्चन होते हैं 5-5 मार्क्स के, उनमें से एक पोएम का करना पड़ता है, ठीक है। तो पोएम कैसे पढ़नी है अब, कि पोएम का एक एक लाइन का मतलब जानो। गूगल पे आ जाते हैं ईजिली, तुम बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से पूरी पोएम डालो कि इस पोएम का मुझे पूरी समरी चाहिए, एक एक लाइन का मतलब आ जाता है।
हर लाइन में कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे टफ टफ, उनका मतलब जानोगे क्या उनका मतलब है, ठीक है। एंड हर पोएम की एक एक पेज की समरी लिख के रखो अपने पास, क्योंकि इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम पे जब तुम पोएम पढ़ोगे तो तुम्हें एकदम आउट ऑफ माइंड नहीं फील होगा। तुम समरी को पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा पोएम में क्या है। एंड जैसे कोई सी भी एक पोएम पे क्वेश्चन आता है तो तुम उस पूरी समरी को बस वहाँ पे छाप दो, बस इतना ही करना है तुम्हें, ठीक है। एंड ऐसे तुम्हारा हो जाएगा। ट्राई करो कि एक हफ्ते में तुम 3-3 चैप्टर कंप्लीट करो, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। 4 हफ्ते ही होते हैं एक महीने में, तो 12-13 चैप्टर तुम्हारे हो जाएंगे। और पोएम मैं ये सोच के चल रही हूँ कि पोएम तुम कर लोगे साइड बाय साइड, क्योंकि पोएम बहुत छोटी छोटी सी है, तुम एक दिन में 4-5 पोएम भी साथ में कर सकते हो, कि समरी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है ग्रामर पोर्शन, ठीक है। ग्रामर पोर्शन कैसे करना है, तो सबसे पहले तुम सारा फॉर्मेट याद कर लो। लेटर आता है, आर्टिकल आता है, पोस्टर बनाता है। पोस्टर तो बहुत ईजी है, उसमें मार्क्स मिल जाते हैं, ईजिली स्कोरेबल है। एंड ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें सारी लिखने वाली चीज़ें ही आती है, जिसका फॉर्मेट होता है, तो आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। सीधे सीधे फॉर्मेट याद कर लो, क्या क्या फॉर्मेट है। एंड कुछ स्पेसिफिक लेटर्स है जो हर साल रिपीट होते हैं हर बोर्ड्स में, जैसे कि लेटर टू एडिटर हो गया, या फिर सीवेज वाटर को रिलेटेड लेटर लिखने को आ जाता है, कभी कभार रिपोर्ट बनाने को लिखने को आ जाती है उस चीज़ पे। तो ये इस टॉपिक को तुम अपने से रट के जाओ, ठीक है। एंड स्पेसिफिक ना लाइन होती है, जैसे कि हम एडिटर को लेटर लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग होती है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़ पेपर आई वुड लाइक टू। ये लाइन याद कर लो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़ पेपर आई वुड लाइक टू। तुमने जितने भी लेटर लिखे होंगे आज तक एडिटर में, उसमें ये लाइन होती ही है मोस्टली। एंड तुम लेटर को कितने अच्छे स्टार्ट करते हो तुम्हारे मार्क्स पे डिपेंड करता है। कंटेंट के भी 2-2.5 मार्क्स होते हैं, तो तुम इजीली स्कोर कर सकते हो। वो तो क्वेश्चन में से आधा कंटेंट निकल जाता है तुम्हारा, तो इतना तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम कर लोगे। फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए तो तुम्हारा मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। बेसिक इंग्लिश आती होगी अगर तो। आर्टिकल और ऐसे जो आते हैं 5-5 6 6 नंबर के, उसमें तुम्हें ये इंश्योर करना है कि तुम 1.5 पेज लिख के, तुम्हारे मार्क्स आने से कोई नहीं रुक सकता। क्योंकि तुम खुद सोचो, एक एग्जामिनर जो होता है, जो चेक करेगा कॉपी आपकी, उसके पास 100 200 पेपर आते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। एक दिन में 50-60 पेपर उसे चेक करने होते हैं, ईजिली होते हैं इतने तो वो सबके आंसर एक एक लाइन नहीं रीड करते, वो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये ध्यान रखना कि तुम्हारे आर्टिकल की स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टार्टिंग की 6-7 लाइन्स बहुत अच्छी लिख देना, और तुम्हारे आर्टिकल की एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बीच का कंटेंट तुम इधर उधर एडजस्ट कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग मैटर करती है। अगर तुम्हारा एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ा, बस स्टार्टिंग और एंडिंग का जरूर पड़ता है वो, ठीक है। उससे उसे आइडिया जाता है कि बच्चे को कितना आता है, एंड तुम्हारे नंबर पक्के, वरना नहीं, ठीक है। ये हो गई ग्रामर की बात। तीसरी बात होगी कि अब जब क्वेश्चन आंसर्स आते हैं लिटरेचर में, एंड आप कहते हैं कि मैंने तो पूरा कंटेंट लिखा है बट तब भी मेरे नंबर नहीं आए। प्री बोर्ड में तुमने देख लिया होगा ये चीज़, ठीक है। पर बोर्ड में क्या माइंडसेट होता है ना, कि तुमने जितना बड़ा आंसर लिखा मतलब बच्चों को उतना ज़्यादा आता है। ट्राई करना कि जो 5-6 मार्क्स के तुम्हारे आंसर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उनमें तुम एक एक पेज ज़रूर लिख के आओ। इट्स मैंडेटरी, एक पेज इससे ज़्यादा, अगर तुम ज़्यादा भी लिख के आते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। जो जो आता है, जो पूछा है वो लिख दो। एंड अगर इस सिचुएशन में अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन है और तुम्हें नहीं आता, तुम्हें चैप्टर का नाम तुमने कभी तो सुना होगा, थोड़ा बहुत भी आता ही होगा ऑफकोर्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम चैप्टर रीड किया तुम्हें आता ही ना हो कुछ भी, ठीक है। तो एटलीस्ट ट्राई कि तुम बना के आओ, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। जितना आता है, जो भी आता है, चाहे जो क्वेश्चन पूछे तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आता बट उस चैप्टर से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर चीज़ आती है, उसी को एक्सप्लेन करके आ जाओ, चैप्टर का नाम क्या, उसका क्या मतलब बनता है एंड और। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता है तो उस चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अनसीन पैसेजेस, जो कि अकेले 20 मार्क्स कैरी करते हैं हमारे इंग्लिश के पेपर में। एंड इनका बहुत मेजर रोल है, और इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं सब लोग, कि अनसीन पैसेजेस को पहले वो रीड करते हैं फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस पढ़े तो उन्हें समझ में नहीं आया तो वापस अनसीन पैसेजेस को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन का एक एक आंसर ढूंढते हैं, फिर एक क्वेश्चन फिर उसका आंसर ढूंढा। ऐसे करते करते आपका बहुत मेजर टाइम वेस्ट हो जाता है। कितने बच्चे 1-1 घंटा इस पे वेस्ट कराते हैं, तो 2 घंटे में उन्हें अब 60 मार्क्स का पेपर करना है, सोचो 60-70 मार्क्स का पेपर करना है, और इधर वो 1 घंटे में 10-15 20 मार्क्स का पेपर करके आ रहे हैं। कितना गैप हो जाता है इसमें टाइम का, कितना टाइम आपने वेस्ट कर दिया। तो ये सही स्ट्रेटजी नहीं है अनसीन पैसेज करने की, मैं अभी बता दूं। सबसे पहले जस्ट रीड द क्वेश्चंस, एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चंस रीड कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद पैराग्राफ रीड करो,
फिर देखना अपने आप आपको होगा कि हाँ ये क्वेश्चन था शायद से, पीछे मुड़ के देखोगे हाँ ये है, तो इसका आंसर मुझे मिल गया, टिक करो। और एक चीज़ होती है कि जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर पहले या दूसरे पैराग्राफ में ही होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन उसका आंसर एकदम लास्ट पैराग्राफ में आ गया, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस, मैंने तो जितने भी आज तक अनसीन पैसेज केस में ऐसा ही होता है कि पहला दूसरा क्वेश्चन है उनका आंसर पहले दूसरे तीसरे पैराग्राफ में ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी घुमानी है अपनी। और ऑफ कोर्स अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करो, अगर आपसे ये चीज़ें नहीं हो पाती अनसीन पैसेज वगैरह वाली। घर पे बैठे हो, कब संडे वीकेंड के दिन में एक एक पैराग्राफ उठाया और उसको करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो या, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जो कुछ मैंने किया इंग्लिश में मैंने वो आपको बताया। एंड मेरे केस में प्लस पॉइंट ये भी था कि फ्रॉम द बिगनिंग आई वॉज लिटिल बिट गुड इन इंग्लिश, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड अगर आप पता है इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम कम एफर्ट डालते हो तभी तुम्हें हाई रिजल्ट मिलता है। तो आई वुड जस्ट से कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कैसे तीनों सेक्शंस करने हैं, उस पर ध्यान रखो। जो मैंने आपको थोड़ी एक्स्ट्रा टिप्स दी हैं उनको भी ध्यान रखना। एंड या, पेपर होने से पहले एटलीस्ट 2 से 3 प्रीवियस पेपर कर लो, तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, इतना आइडिया मिल जाएगा कि तुम खुद किसी और को गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो या, ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको इंग्लिश रिलेटेड कोई और चीज़ पूछनी होगी तो यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल श्योरली आंसर ऑल योर कमेंट्स, ठीक है। अगर कोई भी अगर आपका डाउट हो ऐसा तो फील फ्री टू आस्क। एंड बिकॉज आई हैड दिस मच ऑफ थिंग्स फॉर इंग्लिश, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं बता सकती हूँ करना आपको है। आप जितना पर्सन अपना डेडिकेशन दोगे सब्जेक्ट के टुवर्ड्स, यू विल गेट दिस मच रिजल्ट्स। एंड ये साइंस और मैथ की तरह नहीं है कि इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं फिर आपका इतना रिजल्ट आता है। ये थोड़ा अपोजिट केस है कि कम एफर्ट से ज़्यादा रिजल्ट वाला। तो अगर तुमने इस कम एफर्ट से थोड़ा सा हाई एफर्ट दे दिया तो मैं 95+ आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो या, दिस वॉज ऑल फॉर